वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लिएडू। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे अभी तक हमने इस चैनल पर क्लास 12 के 2 लेक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर के पूरे लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिया। इसमें फर्स्ट चैप्टर हमने आपको बताया सॉलिड स्टेट, सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन, है ना। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि आप इस चैनल पर जो भी हमारा 12 का लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उन सबको आप चैप्टर वाइज अच्छे से देखते चलिए। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवाए हैं अपने पिछले चैप्टर में। उसके अलावा उस पर डीपीपी भी हम टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको भी बनाइए। ठीक है बच्चों, टोटल हमारा सॉल्यूशन में लगभग 8 चैप्टर एक प्लेलिस्ट होगा, जाकर उसको जरूर देखिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, सीधा सा पर डेफिनेशन रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब बच्चों इसमें हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। मतलब इसमें क्या होगा कि केमिकल एनर्जी जो होगा, केमिकल एनर्जी, ठीक है, कुछ केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी से हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी को। जैसे बच्चों आपको पता है कि बहुत सारे कुछ रिएक्शंस होते हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे कॉपर सल्फेट में अगर हमने जिंक का टॉर्च डाल दिया तो अपने आप स्पॉन्टेनियस, आपको कुछ नहीं करना, उसमें एक्सटर्नल कोई वर्क नहीं करना है, खुद ब खुद हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो रहा है, रिएक्शंस होने लग रहे हैं, जिंक के सरफेस पे कॉपर जाके डिपॉजिट हो रहा है ना। इसका मतलब यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्या बच्चों, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और उसी प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। तो मेरा क्या काम रहेगा कि हम उस केमिकल एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, और वो यूजफुल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो साइंस का वो ऐसा ब्रांच है जो डील करता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल, है ना, विथ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई मतलब अपने आप होगा। जैसे हम जो भी ड्राई सेल देखते हैं बच्चों, है ना, जो भी हमारा जो हमारे घर में जो बैटरी होता है, कार बैटरी, ये सब जो भी है, उन सबके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, सबको इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कैसे होता है ये। तो इसमें स्पॉन्टेनियस अपना केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी लिए होंगे, आज के इस लेक्चर में बच्चों बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, या जिसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और उसी में एक खास कंडीशन में उसका नाम गैल्वेनिक सेल भी होता है। कैसे काम करता है, क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, इन सारे टॉपिक्स को, सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं, इस सारे टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके बारे में हमने क्या बताया है, हमने जो भी डेफिनेशन इसका पहले ही लिख दिया है ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। इट इज अ सिस्टम और अरेंजमेंट, ये सिस्टम और कोई अरेंजमेंट है किसका, टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड का, है ना, आर फिटेड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट। मतलब 2 इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलाइट में फिट रहेगा या फिर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में फिट हो सकते हैं, और वे दोनों आपस में ज्वाइन होंगे किससे, सॉल्ट ब्रिज से। सब एक एक टर्म को हम डिटेल में समझेंगे। इलेक्ट्रोड क्या है, कौन सा फेनोमेना इलेक्ट्रोड पे होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये सारे टर्म आपको आज के इस लेक्चर में डिटेल में आपको बताएंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है,
यहां देखिए क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में शॉर्ट में बताया अगर हम, तो एक ऐसा डिवाइस, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो, इलेक्ट्रोलाइसिस का, और जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने पर आपको उसमें केमिकल एनर्जी में वो चेंज होगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब पास करते हैं तो वह किसमें होता है चेंज, केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। और जस्ट उल्टा है इसका गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, है ना, उसी में एक खास नाम डैनियल सेल होगा, आगे बताएंगे इसमें हम। तो गैल्वेनिक सेल में क्या है बच्चों, ये जस्ट अपोजिट है इसका। इसमें क्या होता है कि एक केमिकल चेंज किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। होता क्या है, कुछ रेडॉक्स रिएक्शन होंगे। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है वो भी बताएंगे आपको हम। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, और इस तरह से उसमें कुछ केमिकल एनर्जी होते हैं जो कि हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मेरा पहले हम आज के इस लेक्चर में गैल्वेनिक सेल पढ़ने जा रहे हैं हम, है ना। गैल्वेनिक सेल क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, इन सब चीज को हम इस लेक्चर में जानेंगे, जहां कैसे केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, अब उसके बाद आप लगाइए हेडिंग में गैल्वेनिक सेल, ओके। देखिए बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल का डेफिनेशन में बोल सकते हैं, वही चीज है, द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड from spontaneous chemical reactions, spontaneous chemical reactions क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम, इसको गैल्वेनिक सेल। मतलब इसमें यही बताया गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किससे, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। स्पॉन्टेनियस उसमें अपने आप होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। क्या ले लिया इसमें, इसके अंदर कॉपर सल्फेट। कैसा होता है कलर इसका, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। और इसमें बच्चों हमने क्या डाल दिया, एक जिंक का रड इसमें हमने डाल दिया, जिंक रड, ठीक है, जेड जिंक रॉड, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो आप जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना, तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब कुछ देर छोड़ दीजिए, आपको साइड से कुछ नहीं करना है, मतलब ना आपको हीट करना है, ना प्रेशर बढ़ाना है, कुछ नहीं, स्पॉन्टेनियस होगा ही। इसमें क्या होने वाला ऑब्जर्वेशन में, आप क्या देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इन सॉल्यूशन इंक्रीजेज। आप क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन के में जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप इससे क्या होगा, जिंक रड बिकम थिनर। धीरे धीरे वो जिंक रड जो होगा बच्चों वो पतला होते चला जाएगा, ठीक है। आप क्या देखेंगे उसके बाद, कॉपर इज डिपोजिटेड एट जिंक सरफेस। जिंक के सरफेस पे क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर आप देखेंगे डिपॉजिट होगा। इसका मतलब ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन का जो बच्चों ब्लू कलर है, ठीक है ना, वो किसमें होगा चेंज, धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा जब इसमें जिंक केवल आ जाएगा पूरा, है ना। उसके बाद टेम्परेचर भी इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज होगा। आप देखेंगे हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो होगा थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सब आपको ऑब्जर्वेशन हुआ, धीरे धीरे ये जिंक का रड पतला हो जाएगा, टेम्परेचर सॉल्यूशन का थोड़ा सा इंक्रीज होगा, है ना। और कॉपर सल्फेट में कॉपर जब इसके ऊपर आगे डिपोजिट होगा जिंक के सरफेस पे, और सॉल्यूशन से जब कॉपर आयन खत्म होने लगेगा, तो ऐसे कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन का कलर ब्लू से धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए हुआ क्या इसमें, तो यहां रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। होता क्या है इसमें बच्चों कि जिंक जो है, जिंक
कि Zn2+ बन के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनता है, Zn2+। ठीक है, इसका मतलब यहां हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या नाम दे दिया यहाँ पे, हम ऑक्सीडेशन। क्या बोल दिया इसको हम, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब उसके बाद ये सॉल्यूशन में जो बच्चों कॉपर आयन है वह उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जा रहा है, वो कॉपर बन जा रहा है। तो इसका क्या नाम हो गया, इसका रिडक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। और अगर आप इसका नेट रिएक्शन देखेंगे, नेट ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है स्पॉन्टेनियस में, नेट रिएक्शन में, तो इससे ही कर जाएगा। तो Zn जो है Cu2+ है ना, अब यहां क्या बनेगा, ये Zn2+ और प्लस कॉपर। ठीक है, ये रहा नेट रिएक्शन, ये हो रहा है और अपने आप इसमें कुछ एनर्जी में चेंजिंग आएगा। ठीक है ना, तो ये हमें देखने को मिला। अब चूंकि देखिए बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर 2 अब बनेगा, इलेक्ट्रोड बनेगा, एक कॉपर और एक जिंक, है ना, जो एक एज ए एनोड काम करेगा, दूसरा एज ए कैथोड काम करेगा, वो बताएंगे अभी हम आगे। एक काम करिए, पहले आप इसको नोट करिए। अब आपको बताते हैं किसके बारे में, डैनियल सेल के बारे में आपको बताते हैं। सॉल्ट ब्रिज सब क्या है उसको समझाते हैं। पहले आप इस सारे ऑब्जर्वेशन को नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, तो अभी आपने क्या देखा कि हमने जो इसके पहले बनाया था, इसमें एक ही कंटेनर में हमने क्या किया कि जिंक के रॉड को डाला और उसमें हमने क्या देखा कि उसमें कुछ रिएक्शंस होने लगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसी बेसिस पर बच्चों हमने रेडॉक्स को क्या बोलते हैं, एक होता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या हम बोल सकते हैं, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs in सेम कंटेनर। अगर सेम कंटेनर में बच्चों दोनों का दोनों रिएक्शन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे हम। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे डैनियल सेल, तो उसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट में क्या बोल सकते हैं हम, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, सीधा सा बात है क्या कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs in different container that connected by सॉल्ट ब्रिज। और दोनों को कनेक्ट करेंगे किससे, हम लोग सॉल्ट ब्रिज से। बताएंगे इसके बारे में, सॉल्ट ब्रिज के बारे में टॉपिक में। मतलब अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन 2 अलग अलग कंटेनर में हो रहा हो, सेपरेट कंटेनर में हो रहा हो, मतलब एक लेफ्ट और एक राइट, है ना, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो और एक तरफ रिडक्शन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब एक बात याद रखिएगा कि अगर आप गैल्वेनिक सेल में, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल में हमने जो पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप गैल्वेनिक सेल, अगर इसमें हम इफ यूज जिंक एंड कॉपर एज इलेक्ट्रोड, अगर आप इलेक्ट्रोड के रूप में बच्चों किसका यूज करते हैं, जिंक और कॉपर का, जिंक और कॉपर का, तो उस गैल्वेनिक सेल को हम लोग एक खास नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं डैनियल सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, डैनियल सेल। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया तुम लोग को कि अगर जिंक और कॉपर के अलावा कोई अगर इलेक्ट्रोड है तब आप उसको गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर है तो उस गैल्वेनिक सेल को हम स्पेशली डैनियल सेल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि हम इसका देखते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है। इसमें देखिए, जैसे हम इसमें इस बार क्या करते हैं, इसे 2 कंटेनर लेते हैं इसमें हम, ठीक है, ये और दूसरा हम अलग पेन से बनाते हैं ताकि मालूम चले कि एक तरफ ये, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने इसके अंदर बच्चों क्या ले लिया है, हमने इसके अंदर ले लिया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। लेफ्ट की तरफ जिंक रखते हैं, ठीक है ना, क्या ले लिया हमने, जिंक, ठीक है,
जिंक सल्फेट, यहां लिख देते हैं इसको हम ZnSO4, ठीक है। और हमने इसमें क्या ले लिया, हमने इसमें डाल दिया जिंक का रॉड, ये जिंक रॉड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या लेते हैं हम, कौन सा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा, ये है बच्चों कॉपर सल्फेट, ठीक है। दिस इज कॉपर सल्फेट। और हमने इसके अंदर जो रॉड लिया है वो रॉड किसका है, ये दिस इज कॉपर। ये कौन सा रॉड है, ये जिंक रॉड, और ये क्या है, कॉपर रॉड, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम एक वायर से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एमीटर टाइप का रहेगा, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है बच्चों। चलिए जस्ट वेट, ठीक है। देखिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसमें क्या होगा, अपने आप कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे, स्पॉन्टेनियस कुछ नहीं। इसको बच्चों चूंकि यहां पर क्या है, जिंक में हम क्या देखते हैं, जिंक में कि यहां से हमने सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। इसमें जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ होगा कि जरूर इसमें जिंक रॉड जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर छोड़ के और जिंक आयन के फॉर्म में किसमें आ रहा है, ये सॉल्यूशन में आ रहा है, ठीक। और इधर हम क्या देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट में, कि सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और इसमें जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा होगा कि जिंक जो है Zn2+ में चेंज हो रहा है, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ठीक है। अच्छा, और कॉपर जो है, कॉपर आयन सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है, ये कॉपर बन रहा है। तो ऐसा हुआ इसमें क्या कि जो भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ा यहां पे और जिंक आयन बन गया था, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर दिया। अब पता है यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा तो रिपल्सन, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते और जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं हम। और यहां से सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर आयन जो है जाके 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बन गया, कॉपर। इसका मतलब इधर लेफ्ट है, इधर राइट है ना, क्या है, इधर राइट हो गया और इधर क्या है, इधर लेफ्ट है ना। तो अब एक बात बताइए, अगर आपसे पूछेंगे जिंक Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन। अगर ऐसे देखिए तो ये क्या, लेफ्ट और ये राइट, हमने इसको ऐसे रखा है, ठीक है ना। दिस इज लेफ्ट राइट। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं, अब इसको हम क्या, अच्छा अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो ये इसको बोलेंगे हाफ सेल। और कौन सा हाफ सेल, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया ये, ठीक है। और ये जो होगा बच्चों, ये क्योंकि इधर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गेन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यहां पे हम रिडक्शन हाफ सेल। क्या बोलेंगे इसको हम, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ना। ऐसा में मतलब जो लेफ्ट साइड जो होता है, लेफ्ट साइड और ये कौन सा साइड है, ये राइट साइड है ना। तो आपने क्या देखा, किस तरह से यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल। अगर ये पूरा अगर देखा जाए इसको, नेट रिएक्शन इसका, तो क्या जब ऐड करते हैं तो ये कट जाएगा और Zn+ है ना, Cu2+, इट गिव्स Zn2+ एंड प्लस Cu, और यही हो गया अपना डैनियल सेल, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा और बन गया अपना एक डैनियल सेल बन गया, इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कुछ देर इसमें करंट का फ्लो हुआ और उसके बाद इसमें करंट का फ्लो होना रुक गया,
ये कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिला। ठीक है, हुआ क्या इसमें, हुआ क्या कि जैसे ही यहां सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, ठीक है, तो इससे हमारे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये हमारे सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है, आयन, पॉजिटिव आयन, यह क्या कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना आसान नहीं रहा। वहीं अब सॉल्यूशन में से जब पहले क्या था, कॉपर आयन सल्फेट था, तो जितना Cu2 प्लस पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या था, नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जैसे जैसे हमारे सॉल्यूशन से कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनने लगा, कॉपर बन रहा था, तो इससे हमारे सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, है ना, और इससे हमारे सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगा। ठीक है, ऐसा होने पर अब जो इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा था, वह इलेक्ट्रॉन सही तरीके से, क्योंकि पता अब नेगेटिव चार्ज है हमारे सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव में रिपल्सन होगा, और ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया और करंट रुक गया। मतलब एक इंस्टेंट में काम किया, उसके बाद ये काम करना बंद कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया है, दूर किया गया है, किसके द्वारा, किसका यूज करके, तो वो है सॉल्ट ब्रिज का यूज करके, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम ये जो क्रिएट हुआ, इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया गया, सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है और सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो चलिए पहले आप इसको नोट करिए, अब आते हैं आगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में। एक चीज बच्चों इसमें और नोट कर लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल अगर है ये, तो इसको हम बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे इसको हम, एनोड। ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेफ्ट की तरफ एनोड होगा, और इसको क्या बोलेंगे हम, कैथोड। ये किसी तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह, मतलब राइट साइड क्या होगा, कैथोड, और ये लेफ्ट में क्या होगा, एनोड। जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ये एनोड, और कैथोड पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा, इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं इस तरीके से, लोन, LOAN। एल मतलब लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, लोन, है ना, ऐसे याद रखना है। और फिर उधर राइट साइड में रिडक्शन होगा, राइट में रिडक्शन, ठीक है, वो कैथोड बनेगा, वो इसके अलावा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो अब ये ठीक है ना, इसको यहां पर नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, तो हमने क्या बताया कि किस तरीके से प्रॉब्लम आया हमारे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, कि हमने देखा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, फिर फ्लो होना बंद हो गया। उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज का, है ना। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, 2 ओपनिंग, 2 ओपनिंग है, यू ट्यूब जैसा, है ना, यू शेप में, इन्वर्टेड यू। सब पोरस मटेरियल सच एज ओल, ग्लास और कॉटन का बना हो सकता है ये सॉल्ट ब्रिज, जो क्या करेगा, 2 बीकर यानी कि 2 हाफ सेल जो है हमारा, इधर वाले बोल रहे थे ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, इसको कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब कुल मिला के बताया कि ये पूरे हमारे सर्किट को कंप्लीट करता है। बताएंगे इसका फंक्शन में हम, ठीक है। याद रखिएगा कि इससे सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या लेते हैं बच्चों, इसके अंदर हम लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या लेते हैं उसके अंदर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट जैसे कि KCl, ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब केटायन और एनायन, ठीक है ना। इनर्ट क्यों लिया गया, हम ऐसा सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट चूज करते हैं जो जाके हमारे सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन ना दे। अब ऐसा हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा यह इलेक्ट्रोड सिल्वर है और हमारे सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस है, AgNO3 है, Ag प्लस है, तो आप उसमें KCl नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने KCl ले लिया और इधर क्लोरीन आ गया Cl माइनस, तो इससे क्या होगा कि Ag प्लस Cl माइनस के साथ बॉन्ड बना के एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगा, प्रिसिपिटेट, ठीक है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और इससे कुछ भी अगर अंदर में रिएक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस और जो हमारा जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिससे करंट फ्लो हो रहा है उसको वह डिस्टर्ब करेगा। तो हम ऐसा सॉल्ट ब्रिज के अंदर चूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट
जो इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट नेचर का हो, जो हमारे जो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके साथ कोई रिएक्शन न दे। रिएक्शन देगा तो हो सकता है कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, कुछ एनर्जी का वो यूटिलाइज करेगा जो हमारे इस सेल को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया मैंने क्या बोला। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, यहां पे हमने स्टैंडर्ड केस लिया है, बिल्कुल स्टैंडर्ड केस, 1 मोलारिटी, ये भी 1 मोलारिटी है ना। और इसको डैनियल सेल बोल रहे हैं, पता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड हमारा जिंक और कॉपर का है। तो अगर आप स्टैंडर्ड केस लेते हैं बच्चों तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.1 वोल्ट होगा। कितना ही प्रोड्यूस करेगा ये? 1.1 वोल्ट स्टैंडर्ड केस में। हाँ, अगर आप मोलारिटी ये सब चेंज करेंगे कंसंट्रेशन, तो फिर ये वैल्यू चेंज होने लगता है। स्टैंडर्ड केस में डैनियल सेल कितना ईएमएफ जनरेट करता है, कितना पोटेंशियल जनरेट करता है? 1.1 वोल्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, इसको हम एक खास सॉल्यूशन में प्रिपेयर करते हैं। अगर या कोई जेली इलेक्ट्रो और जैसे गिलेटिन ये है, ये क्या करता है हम कि एक तरह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है, केटायन और एनायन, वह इस सॉल्यूशन में अगर और जेली उसमें उसको अच्छा मोबिलिटी देता है ताकि सही तरीके से केटायन और एनायन का मूवमेंट हो सके, है ना। तो अब बात करते हैं इसमें हम, अभी मैंने आपको क्या बताया इसमें कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, क्या 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 है उसके अंदर, अब ये कैसे काम करता है और कैसे जो प्रॉब्लम आया था उसको ये ओवरकम करेगा ये। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, देखिए, तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, कैसे काम किया। जैसे एक बार हमको फिर से बता रहे हैं प्रॉब्लम हुआ क्या था। जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ा इलेक्ट्रोड पे और जिंक आयन बनके सॉल्यूशन में आ गया, जिससे हमारे सॉल्यूशन में इधर लेफ्ट की तरफ सॉल्यूशन में केटायन बढ़ने लगा, नेगेटिव चार्ज कम होने, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाया ये, मतलब सॉल्यूशन हमारा प्लस चार्ज में ज्यादा हो गया। ठीक, जिसके कारण यह इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब हो गया। वही चीज जब हमारे सॉल्यूशन से कॉपर आयन जाके वो यहां पर डिपॉजिट हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करने लगा, जिससे हमारे सॉल्यूशन में एनायन का कंसंट्रेशन बढ़ गया था और यह एनायन इस इलेक्ट्रॉन को नीचे आने में रोक रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। इसी चीज को ओवरकम किया गया है बच्चों सॉल्ट ब्रिज के द्वारा, है ना। सॉल्ट ब्रिज क्या है, फंक्शन है इसका कि यह हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या करता है, यह कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट। देखिए, तो क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। इसके बाद इसके साथ साथ इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ 2 हाफ सेल। ये 2 हाफ सेल जो है अपना उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, कैसे करता है देखिए, समझिए। हुआ क्या कि इसका हमने यहां लिखा है कि इसके अंदर हमने मान लेते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है KCl। ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट में आपको ये ध्यान देना है कि मोबिलिटी ऑफ द केटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी ऑलमोस्ट सेम। जितना मोबिलिटी केटायन का हो उतना ही एनायन का। अब पता है कि इस वाले सॉल्यूशन में बच्चों किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, केटायन का, तो इधर की तरफ क्या मूव करेगा, तो एनायन, ये क्लोरीन इधर आएगा, और इस तरफ क्या मूव करेगा, इधर की तरफ, तो क्या है बच्चों, वो केटायन। याद रखिएगा इस चीज को, है ना, केटायन मतलब K+ जाएगा इधर और Cl- आएगा इधर। ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोरीन माइनस का चार्ज यहां आएगा और प्लस और माइनस मिलकर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा और ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डिस्टर्बेंस रुक जाएगा। वैसे ही K+ का भी कंसंट्रेशन जब यहां जाएगा तो वह हमारे सॉल्यूशन में जो नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायन का कंसंट्रेशन जो बढ़ गया था या केटायन यहां पहुंच के उसको न्यूट्रल कर देगा और जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नीचे आ सकता है और जो भी प्रॉब्लम जो आया वो दूर हो जाएगा। वो जो सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन में लिखा है, यह मिनिमाइज करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को।
होता क्या बच्चों को, मान लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी एक कंटेनर में ही हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही कंसंट्रेशन में चेंजिंग आता है, एक का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, एक का कम हो रहा है, तो हाइयर कंसंट्रेशन से आयंस लोअर कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज होने लगते हैं, जिससे हमारा सेल काम नहीं कर पाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए सॉल्ट ब्रिज, मतलब उसी को बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जो एक जंक्शन में एक जगह कंसंट्रेशन कम, एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा, ऐसा होने पर हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज करते हैं। तो उस चीज को मिनिमाइज करता है कौन, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रोलाइट का डिफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अगर डिफ्यूजन नहीं होगा तो हमारा सेल सही से वर्क करते रहेगा, ठीक है। अब देखिए वही बात हमने यहां क्या लिखा, द मोबिलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन, मतलब दोनों की मोबिलिटी सेम हो। अब ऐसा ना हो कि यहाँ Cl- आ गया और K+ अभी यहां नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसकी मोबिलिटी कम थी। तो ऐसे केस में क्या होगा, इधर तो न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन अभी K+ यहां नहीं पहुंचा, जिससे इधर का जो हमारा सोल्यूशन है वो न्यूट्रल नहीं हो पाया, इसमें निगेटिव चार्ज बना रह गया, तो यह इस इलेक्ट्रॉन को नीचे आने से रोकेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा और तीसरा ये चीज आपके इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज में, कि आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट जो आपने लिया है, क्लोरीन माइनस या जो भी है KCl, वो किसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में उसको इन्वॉल्व नहीं होना है। मतलब वह कहीं से जाकर इलेक्ट्रॉन को ना लॉस करे ना गेन करे इलेक्ट्रोड के सरफेस पर, उसका काम ये नहीं होगा, ठीक है ना। वह केवल जाके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, क्योंकि अगर वो भी जाके इलेक्ट्रॉन गेन ये सब करने लगा तो फिर हमारा इस सेल को वो डिस्टर्ब करेगा और सेल फिर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। तीसरा आपको ये भी ध्यान देना है सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेने में, कि वो सॉल्ट ब्रिज कहीं से भी उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है वो केमिकली विद स्पीशीज ऑफ द सेल, किसी भी सेल के स्पीशीज के साथ, किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो रिएक्ट करा तो मैंने बताया रिएक्शन के जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होता है, जो एनर्जी चेंज के कारण हमारे इस सेल को वो डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर हमारा ये इलेक्ट्रॉन सिल्वर होता और Ag+ होता तो वहां आप KCl नहीं ले सकते थे। वहां आपको एक ऐसा चाहिए इलेक्ट्रोलाइट जो सिल्वर आयन Ag+ के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाए। आपको पता है कि अगर आप सिल्वर इलेक्ट्रोड में अगर आप Cl- लेते हैं तो इससे क्या होता है कि इसमें Ag का फॉर्मेशन होता है, और Ag बनने के कारण वो होता है प्रिसिपिटेट बनता है, जो कि हमारे इस सेल को डिस्टर्ब करता है वो, ठीक है, उसको सही से फंक्शन करने से उसको रोकेगा उसको। तो ये रहा बच्चों क्या सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, और सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको एक बार कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डैनियल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, उसमें बात करेंगे डैनियल सेल के बारे में, ठीक है ना, डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल पता चल गया है, जब इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, जिंक और कॉपर। देखिए जब भी आपको इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। जैसे डैनियल सेल की अगर बात करें हम, तो आप क्या देख रहे हैं कि जिंक जो है, जिंक है ना, ये सॉलिड है, ठीक। ये जिंक सॉलिड जो है बच्चों, ये सॉल्यूशन में जा रहा है Zn2+ के फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि बीच में ऐसा सॉल्ट ब्रिज होगा ये, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना, वो क्या करेगा, कॉपर बनके सॉलिड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस तरफ लेफ्ट जो होगा बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये क्या है बच्चों, ब्रिज,
ठीक है, और इधर की तरफ क्या दिखाएंगे आप, कैथोड। मतलब इसको याद करने के तौर पे याद रखिएगा ABC है ना, ये ABC, बीच में A B और C। तो ये अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल नोटेशन। सेल नोटेशन क्या है तो ध्यान से देखिएगा, सेल नोटेशन पूछता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल नोटेशन लिखना। Zn जो है बच्चों ये किस फॉर्म में था, सॉलिड, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींचेंगे आप इसका, उसके बाद यहां क्या लिखेंगे, Zn2+ एक्वस, या इसको आप एक्वस और इसमें कंसंट्रेशन में दे सकते हैं, जो भी कंसंट्रेशन होगा मान लेते हैं, सभी कंसंट्रेशन का 1 मोलारिटी है। फिर उसके बाद ऐसे 2 लाइन आपको देना है, ये 2 लाइन, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज बता रहा है। और उसके बाद ये क्या है, कॉपर जो है ये, इसकी भी मोलारिटी कंसंट्रेशन मान लो 1m था, इससे क्या बना है, ये कॉपर बना है सॉलिड। मतलब इस तरफ यहां क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन। लेफ्ट साइड हमेशा आपको क्या दिखाना है, और ये क्या बनेगा, एनोड। क्या बनेगा ये, एनोड पे कैसा चार्ज होगा, यहाँ पे होगा एनोड पर निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ये क्या बनेगा, कैथोड। क्या, कैथोड। और इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा। अच्छा, चार्ज के बारे में बच्चों में एक और कंफ्यूजन है। एक बात देखिए, ये जो है बच्चों डैनियल सेल है, यानी कि गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में एनोड माइनस कैथोड प्लस। लेकिन बच्चों अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता, कौन सा सेल होता है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। जैसा कि आप कभी पढ़े भी होंगे ये सब चीज। मान लेते हैं कि ये एक ये है, इलेक्ट्रोड 2 है, और इसके ऊपर जस्ट वेट, हाँ। तो बच्चों अगर ये क्या होता, तो इसमें क्या है, हमने बैटरी लगा दिया, तो ये बना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो आप इसको इसमें क्या बोलते हैं, आप एनोड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं आप, कैथोड बोलते हैं। लेकिन आप यहां क्या देख रहे हैं, जो यहां पर निगेटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में निगेटिव क्या है, कैथोड, और पॉजिटिव क्या है, एनोड। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है, गैल्वेनिक सेल जो है, एनोड माइनस कैथोड प्लस। तो डोंट बी कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल साइन का अपोजिट होता है ये, है ना। तो ये रहा सेल नोटेशन, हमने ऐसे सेल को नोटेशन दे दिया। अब चलिए, कभी कभी सेल नोटेशन देकर सेल रिएक्शन पूछ सकता है आपसे, और कभी सेल रिएक्शन दिया रहेगा, सेल नोटेशन पूछता है। तो चलिए उस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब इसमें कुछ क्वेश्चन क्या है इसमें, कि सेल रिएक्शन इसका लिखना है, और इधर जो क्वेश्चन दिए सेल रिएक्शन दे रखा है, सेल नोटेशन लिख के दिखाना है। चलिए तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या। सबसे पहले ये देखिए, इधर क्या है, Na से Na2+ है, लेफ्ट है, मतलब ये एनोड है और ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये Na जो है बच्चों, ये Na2+ बन गया है, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। लॉस को एरो के इधर दिखाइए, ठीक है ना, या आप चाहे तो एरो के इधर लिखना है तो -2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, माइनस में, ठीक है ना, और प्लस में लिखते हैं तो एरो के इस तरफ, ठीक है। ये हो गया क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल ये लिखा गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, देख क्या रहेगा, Ag+ ने ए इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा, ये Ag। फिर हमने तो देखा है कि निकेल ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसका मतलब 2 Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, ये 2 Ag, ठीक है ना। और अब इसका हम नेट रिएक्शन ऐसे समझ लीजिए कि ये दोनों करना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उतना ही गेन करना है। तो 1 Ag+ तो 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ सेल। तो नेट रिएक्शन में क्या होगा, ये कट जाएगा, जोड़ेंगे इसको, LHS एक तरह से। तो Na है ना, जो कि क्या है, सॉलिड है, प्लस 2 Ag+ क्या है, ये एक्वस है, इट गिव्स Na2+, ये क्या जा रहा है, ये एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है, प्लस 2 Ag। यही हमारा क्या लिखा गया, सेल रिएक्शन लिखा गया ये, ठीक है। आइए अब इसको देखते हैं, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से बनाइएगा आप इसको, ठीक है। ये है ऑक्सीडेशन इधर और इधर रिडक्शन, लेफ्ट की तरफ ऑक्सीडेशन, ये हमारा सेल नोटेशन ही है, ठीक है। अब देखिए Cr जो है बच्चों,
ये Cr3+ बना है। कैसे? तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, ठीक है। ऐसा में अब यहाँ पे चाहे तो आप दिखा सकते हैं ये सॉलिड है और ये एक्वस है और ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस, ऑक्सीडेशन हाफ शेल हो गया। Pb2+ जो है बच्चों, Pb2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इससे क्या बनेगा? ये Pb 2 ही क्यों गेन किया? न्यूट्रल होना है इसको, 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने क्या देखा कि यहां तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन को कटना है, इसका मतलब आप क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन लॉस और 6 इलेक्ट्रॉन इधर गेन। तो जब आप इस टोटल को ऐड करेंगे, आप ऐड करने समय 2 को सबसे मल्टीप्लाई 2 × Cr, क्या हो जाएगा? ये 2Cr प्लस 3 × Pb2+, 3 × Pb2+, और 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन कट गया। और देखिए 2 × Cr3+, एरो के इधर प्रोडक्ट में 3+ प्लस 3Pb, यही हमारा क्या लिखा गया? इसका सेल रिएक्शन लिखा गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम यहाँ सेल रिएक्शन है और हमें सेल नोटेशन देना है। तो सेल नोटेशन में पता है कि लेफ्ट साइड लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका रिडक्शन हुआ है वो राइट साइड में। तो आप देख रहे हैं जिंक से Zn2+ बना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इसका, है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है ये। तो आप लिखेंगे पहले Zn, ये S, ये एक लाइन और ये Zn2+, है ना। आप चाहे तो इसका कंसंट्रेशन दिखा सकते हैं, छोटी भी नहीं दिया हुआ इसमें, हो गया। ये लिखा गया ऑक्सीडेशन हाफ से। उसके बाद बच्चों यहाँ सॉल्ट ब्रिज, लंबा सा 2 सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2H+ से H2 हुआ है, तो आप क्या कर दीजिए, H+ लिखिए और यहाँ क्या लिख दीजिए आप, H2, यहाँ लगा दीजिए, हाफ लगा दीजिए आप यहाँ पे, है ना, गैस। चाहे तो यहाँ पे प्लेटिनम भी दे सकते हैं, प्लेटिनम के सरफेस पे ऐसा होता है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये लिखा गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ आइए, अब इसको लिखते लिख के हम लोग। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ FeCl2 में देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ हो गया, है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं ना FeCl2, अगर आपको आयरन का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको X मान लीजिए और क्लोरीन का -1 होता है, तो 2 है तो -2। अब पूरे पर चार्ज 0 है, इसका मतलब X - 2 = 0, एंड X = +2। तो एक बात बताइए, आयरन +0 से गया है +2 में गया है, मतलब आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इसका। अच्छा अब इसका देखिए, यहाँ 3 जो है ये कितना में था? +2 में था और यहाँ 0 में हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इसका मतलब आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और 3 का हो रहा है रिडक्शन। तो हम जो इलेक्ट्रोड बनाएंगे इधर ऑक्सीडेशन, तो वो किसका लेंगे? आयरन का। तो ये आयरन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एनोड उसका बनता है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है। तो Fe सॉलिड से Fe2+ बना, एक्वस, है ना, फिर 2 लाइन ऐसे, ठीक है। और Sn2+ जो है बच्चों, Sn2+ एक्वस से ये क्या बन गया है? Sn सॉलिड बन गया है, और यही लिखा गया हमारा क्या? सेल नोटेशन, ठीक है बच्चों। तो बस इस लेक्चर में आज के इतना ही रहेगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं हमारे बोर्ड में और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई और नीट सब में, ठीक है। तो पूरे लेक्चर को आप सीक्वेंस में देखते चलिए। आज हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। सारे लेक्चर्स को सही तरीके से फॉलो करिए, जाके इस पे क्वेश्चन बनाइए, है ना। आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हम आपको अपने इस पूरे सीरीज में कोई नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक से कुछ मतलब कोई खास टॉपिक बताया नहीं है, पूरे सिलेबस को डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन मतलब आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार हमारी लेक्चर देख रहे हैं, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बेल आइकन को भी ऑन कर रखिए ताकि हमारा जैसे ही लेक्चर अपलोड हो, है ना, तो वह लेक्चर आप तक बहुत सबसे पहले पहुंचे और हमारे उस लेक्चर को आप देखिए, सही तरीके से फॉलो करिए। आपको कहीं पर भी बोर्ड या आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, ठीक है बच्चों। थैंक यू।